दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी की बिगड़ी तबीयत, कड़ी सुरक्षा के बीच उपचार के लिए लाया गया जेलन अस्पताल। गांव के मुख्य रास्ते पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने से परेशान पदमपुरा निवासी पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन के बीच चेतावनी। सुअर चोरी करने के आरोप में एक और आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर किया गया गिरफ्तार। आरोपी पर पूर्व में भी सुअर चोरी के 5 मुकदमे दर्ज। अजमेर क्लब में मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायालय के समक्ष किया जाएगा पेश। पच्चीस लोगों को अभय कमांड सेंटर में दिया गया प्रशिक्षण। कार्यशैली को समझाया गया विस्तार से। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी रियाज अतारी सहित 4 हार्डकोर आरोपियों को पुलिस हाई सिक्योरिटी जेल से जेलन अस्पताल इलाज के लिए लेकर पहुंची। रियाज को यूरोलॉजी विभाग में दिखाने के बाद बाकी 3 हार्डकोर अपराधियों का ओपीडी में इलाज करवाया गया। आरोपियों को हथियारबंद जवान सिविल लाइन थाना सहित और कोतवाल थाना पुलिस की मौजूदगी में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। बता दें, कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गौस मोहम्मद, रियाज अतारी सहित अन्य आरोपी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। रियाज अतारी को आज हाई सिक्योरिटी जेल से हथियारबंद जवानों और सिविल लाइन कोतवाल थाना पुलिस की मौजूदगी में यूरोलॉजी विभाग लेकर पहुंचे। रियाज को जांच करवाने के बाद संबंधित डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे प्राथमिक इलाज भी दिया। इसके बाद रियाज को वापस कड़ी सुरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। ग्राम पदमपुरा के निवासी अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मुख्य मांग की गांव में बरसों पुराना मुख्य रास्ता है, जिस पर गांव के ही निवासी लादूराम गुर्जर ने पिछले 2 महीने से पत्थर व कांटे डालकर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा समस्त क्षेत्रवासी एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कलेक्टर साहब से इस संबंध में मुलाकात करी कि हमारे ग्राम पदमपुरा में एक वर्षों पुराना रास्ता है, उस पे गांव के ग्रामीण ने 2 महीने से पत्थर और कांटे डाल के उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर रखा है। इस बारे में हम 3-4 बार पहले साहब से मिल चुके हैं और आज फिर मिले। तो गांव में बड़े साधन निकलने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों में से चारा लाने के लिए जा नहीं पा रहे हैं, जानवर भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, गांव को बहुत परेशानी हो रही है। उसने ये कारण बताया कि भाई कि मेरी खातेदारी बोल रही है, लेकिन जबकि
उस जगह ग्राम पंचायत की ओर से कई बार ग्रेवल रोडों का काम चल चुका है, वहाँ बिसलपुर लाइन डली हुई है। हम उसको ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपकी खातिरदारी थी तो पहले आप कहाँ गए थे जब नया रास्ता निकला था, और आज एकदम से आप खातिरदारी बता रहे हो और मेरे नाप में आ गई, उसमें आ गई, और उसने खुद नहीं उसी जगह पे स्टे ले रखा है SCM कोर्ट से कि कोई इस पे निर्माण कार्य नहीं करवाया जाए, इस कारण स्टे ले रखा, और स्टे में ही खुद ही पत्थर डाल रहा, निर्माण करने की प्रक्रिया कर रहा है। तो मतलब प्रशासन को और ग्राम पंचायत को, गांव वालों को, सबको बेवकूफ़ बना के खुद अपने जो गांव का ये लादू राम गुजर, और उसके पड़ोस में, उस रास्ते के पड़ोस में उसकी खातिरदारी भूमि बोलती है और इस तरफ ग्राम पंचायत की आबादी बोलती है। मामले में पहले भी शिकायत दी थी? हाँ, इस मामले में साहब को कड़ेल में चौपाल लगा हुआ था साहब का, उस समय वहाँ दी 2-3 बार। यहाँ खुद मेरे साथ और भी ग्रामीण आए थे और हमने यहाँ पे दे दी थी साहब को, ऑफिस में भी SDO साहब को दे दी थी, DC साहब को दे दी। आज फिर साहब से मिले हम, इस साहब का तो ये आश्वासन मिला कि जल्दी उस पर, अगर यदि सुनवाई नहीं होगी तो फिर पूरा गांव ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ धरना देगा, और उस पर समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमने कई बार इनको अवगत करा दिया कि भाई ये स्थिति खराब हो रही है रास्ते के मामले में, आप इस पर कोई न कोई डिसीजन लें। रामगंज थाना क्षेत्र निवासी परिवादी ने पूर्व में उसके 20 सुअर चोरी किए जाने का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद रामगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कल एक आरोपी जीतू भट्ट को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बता दें कि आज एक और मुख्य आरोपी छगन सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया और मामले की पूछताछ की गई। आपको बता दें, आरोपी पर पूर्व में भी सुअर चोरी के 5 मामले दर्ज हैं। वे उक्त मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। वे जिस व्यक्ति को सुअर बेचे हैं उसकी तलाश की जा रही है। एक चोरी का प्रकरण हुआ था, सुअर चोरी का, जिसमें परिवादी है सूर्यनगर दोराई का रहने वाला विक्रम गोयर। वो सुअर पालन का कार्य करता है। तो उसने बताया कि दिनांक 15/5 की रात्रि को मेरे बाड़े से 20 सुअर, जो अमेरिकन हाइब्रिड नस्ल के सुअर होते हैं, वो सुअर सुबह उसने 5 बजे देखे तो नहीं मिले, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान ये जानकारी सामने आई कि जो इस तरह के सुअर चोरी के पूर्व के प्रकरणों में जो चालानशुदा अपराधी है उनको लाया गया और पूछताछ की गई। उससे ये जानकारी सामने आई कि इस चोरी में 4 व्यक्ति शामिल हैं। 4 व्यक्तियों में से सर्वप्रथम बड़लिया निवासी सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह उसकी निशानदेही से उसके ही साथी जो इस चोरी में संलिप्त था, विकास वाल्मीकि, उसको भी गिरफ्तार किया गया। वह तत्पश्चात फाइसागर दोराई का रहने वाला जीतू बाट, उसको गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। वह एक आरोपी जो इस गिरोह का सरगना है, छगन सिंह, जो ये मायापुर पुलिस थाना मांगलेवास का रहने वाला है और अभी अपने ससुराल रिको एरिया पालरा में रह रहा है, जो करीबन 3-3.5 महीने से जेल में बंद है, जिसके खिलाफ सुअर चोरी के 5 मुकदमे पूर्व में ही दर्ज हैं। बिलवाड़ा, पादुकला, गांधीनगर, किशनगढ़, यहाँ पर पूर्व में इसके सुअर चोरी के प्रकरण दर्ज है, जिसमें ये माननीय न्यायालय के आदेश से जेल में न्यायिक परीक्षा में चल रहा था, जिसको कल न्यायालय के आदेश से प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया। आज इससे पूछताछ की गई। आज इसको पुनः न्यायालय में पेश करके इसने जहां माल बेचा, जिस व्यक्ति को बेचा, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वह इसका 1 दिन का PC रिमांड लिया जाएगा। कुछ माह पूर्व अजमेर क्लब में हुई मारपीट के मामले में आज पुलिस ने आरोपी अनुज चौहान को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के अनुसार आरोपी अनुज चौहान ने परिवादी चंद्र प्रकाश के साथ गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ बुरी तरह मारपीट की थी। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं और जल्द ही उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये दिनांक 17 अगस्त को सिविल लाइन्स थाने में एक प्रकरण दर्ज करवाया गया था परिवादी चंद्र प्रकाश असवार द्वारा कि अजमेर क्लब में आरोपी अनुज चौहान के द्वारा उसके साथ में मारपीट की गई, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान मन आयोग को सुपुर्द किया गया। दौरान अनुसंधान अजमेर क्लब में मौजूद CCTV फुटेज, इंडिपेंडेंट गवाहों के बयान के आधार पर यह सामने आया कि आरोपी अनुज चौहान पूर्व से वहां पर मौजूद था और जैसे ही चंद्र प्रकाश असवार अपने मित्रों के साथ में खाना खाने के लिए अजमेर क्लब के अंदर एंटर हुआ, पूर्व से
वहाँ पर विस्थापित आरोपी अनुज चौहान ने उसके साथ में गाली गलौज की, जाति सूचक शब्द कहे और उसके साथ जो है मारपीट की, जिसकी तायद इंजरी रिपोर्ट से होती है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और इंडिपेंडेंट गवाहों के द्वारा भी इस बात की तायद की गई और अनुसंधान में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर धारा 115(2), 126(2), 352, 351 2 BNS व 31R एस 32 VA SC/ST में आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। सर रिकॉर्ड क्या है इसका? इसके पूर्व में जो है आरोपी के खिलाफ 6-7 प्रकरण दर्ज है, मारपीट का जो आदि है और ये फाइनेंस का बिजनेस करता है और अभी कुछ मुकदमों में जो है अभी भी इसके खिलाफ जो है न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। ये कह रहा हूँ, मैं अजमेर क्लब का मेंबर हूँ और जिस दिन ये वारदात हुई मैं अजमेर क्लब में बैठा हुआ था, मैं खाना खा रहा था। 3 जने आए थे अजमेर क्लब में जो घुसे थे 12:30 बजे दारू पी के, जिनको अजमेर क्लब के गार्ड ने भी रोका था और गार्ड ने उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था अजमेर क्लब की तरफ से। उनको ये लगा कि मुकदमा मैंने दर्ज करवाया उनके खिलाफ, इसलिए आयोस में आके उन्होंने मेरे खिलाफ ST/ST का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया कि मैं वहां बैठा था, मैंने उनके साथ धक्का मुक्की करी, बदतमीजी करी। ये बात है। घटना तो हुई थी ना? घटना वो क्लब में 12:30 बजे वो घुसे थे, वो मेंबर नहीं थे अजमेर क्लब के, उनको घुसना कोई अलाउ नहीं अजमेर क्लब में। फिर आपने एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह जी का नाम लिया? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, झूठी बात है ये। आदमी बोलने में तो कुछ ही बोल देगा। मैं क्लब का मेंबर हूं, मैं क्लब का खाना खा रहा था और क्लब के आप FIR भी देखो, क्लब ने साफ लिखा है कमेटी ने कि 3 जने जबरदस्ती अजमेर क्लब में घुसे, उनको हमने रोकना चाहा, गार्ड के साथ उन्होंने मारपीट करी और वो अंदर घुसे। मैं बैठा था, फिर मेरे पास आए। मेरे पास आने का उनमें से एक ना दीवान जी थे, सतपाल जी जो ट्रैफिक पुलिस में, वो आए थे मेरे पास। उन्होंने बोला अनुज, मैंने कहा भाई क्लब बंद हो गया, आप जाओ यहाँ से। पहचान वाले हैं क्या वो? हाँ, वो सतपाल जी थे। मैंने उनके खिलाफ मुकदमा, कमेटी ने मुकदमा कराया। अभय कमांड सेंटर में आज PTS किशनगढ़ से आए 25 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और अभय कमांड सेंटर की कार्यशैली को बताया गया। आज अभय कमांड सेंटर में PTS से 25 लोगों की ट्रेनिंग हुई है और हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है किस तरीके से अभय कमांड सेंटर काम करता है और हमारा वर्क फ्लो बताया है यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस चलता है। अभय कमांड हमारा कैसे सिटी सर्विलेंस, मतलब सिटी में जितने भी हमारे अपराध हो रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, वो सारा हमने उनको पूरी ट्रेनिंग दी है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। सीमा मिश्रा राजस्थान लोक संगीत कला अकेडमी द्वारा अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता के ऑडिशन आज अजमेर में संपन्न हुए। ये संगीत की अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता है जो कि ऑल ओवर इंडिया में हम लोग करेंगे और इसके अभी आज से हमने ऑडिशन शुरू किया है। पहला ऑडिशन हमारा अजमेर में है जो कि सेफ्रॉन होटल वैशाली नगर में हो रहा है। अभी शुरू हुआ है, अभी बताना मुश्किल है क्योंकि शाम तक चलेगा, तो कंप्लीट जब होगा उसके बाद ही पता लगेगा कितने कैंडिडेट आते हैं।
सिलेक्शन तो डिपेंड करता है बच्चे किस तरह से गाते हैं। तीनों विधाएं हैं, लोक संगीत है, शास्त्रीय है, सुगम है। उम्मीद हमको शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा है कि उसमें ज़्यादा बच्चे हैं। सुगम तो सभी गाते हैं लेकिन शास्त्रीय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इंडिया में हर जगह लेंगे। राजस्थान में हम अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, गंगानगर, सरदार शहर, बीकानेर सब जगह हम ऑडिशन लेंगे। आज से हमने शुरुआत की है। पहला ये ऑडिशन अजमेर में होगा। तो किस जगह चल रहा है आज? ये होटल सेफ्रोन जो है MDS टावर वैशाली नगर में है, यहीं पे आज आयोजित हो रहा है। ये सीमा मिश्रा साहित्य अकादमी, ये जो अकादमी है सीमा मिश्रा राष्ट्रीय लोक संगीत कला अकादमी, उसके तत्वाधान में हो रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर की एक संगीत प्रतियोगिता है। इसके ऑडिशन जो है वो आज यहाँ पे हो रहे हैं। आज इसमें जो भी सेलेक्ट होंगे उन्हीं सेलेक्टर को वहाँ पे हम जयपुर में बुलाएंगे और उनको फाइनल में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कुल कितने परसेंट शामिल हुए इसमें? सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं यहाँ पे प्रतिभागी और शाम तक चलेगा। अभी सुबह से ही 10 बजे से ही लोग आए जा रहे हैं, तो ये शाम तक 6-7 बजे तक जितने भी आएंगे हम उन सभी को मौका दे रहे हैं। क्या इसमें बच्चे वगैरह सब? जी, इसमें अलग अलग वर्ग हैं और अलग अलग वर्ग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बाल वर्ग में 5 से 15 सामने सर सामने 16 से 25 है, युवा में 26 से 45 है और एक लास्ट वर्ग जो है 46 से 65 का हौसला है। अलग अलग वर्ग के अलग अलग लोगों को यहाँ से चयनित करेंगे। कौन है इसमें चीफ गेस्ट? ये आज हमारे साहित्य ये जो हमारी संगीत कला अकादमी है उनकी अध्यक्षा जो है स्वयं सीमा मिश्रा जी पधारी है और अजमेर का सौभाग्य है कि ये ऑडिशन पहली बार अजमेर में हो रहा है और सीमा मिश्रा जी खुद स्वयं उपस्थित होकर उन सभी लोगों का ऑडिशन ले रही है। गुड नेम? मेरा नाम डॉक्टर भगवती सिंह बारट है। अजमेर में रेलवे सुरक्षा बल ने कैरिस कारखाने से 4,80,000 रुपए की लोहे की शीटें चोरी होने के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 5 चोर चोरी के गए सामान खरीदने वाले 2 बदमाश भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही इनसे चोरी की गई 450 शीटों को बरामद भी कर लिया गया है। 27 अक्टूबर को SSE कैरिज कारखाना की ओर से 450 शीटें चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इन शीटों की कीमत 4,80,000 रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी चोरी होने पर मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपक कुमार आजाद की ओर से अलग अलग टीमें गठित की गई। इन टीमों ने अपने अपने स्तर पर छानबीन शुरू की और CCTV कैमरे खंगाले। आखिरकार टीमें इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चोरी जयपुर मंडल से रेलवे का सामान और बोगियां लेकर जाने वाले ट्रॉला ड्राइवर सदीक खान ने की है और रेलवे की बोगियों की आड़ में रेलवे की स्टोर की चद्दरों को चोरी किया गया है। ट्रॉला ड्राइवर सदीक खान को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो उसने अपना मुंह खोल दिया। उसने बताया कि कारखाने में ही काम करने वाले प्राइवेट लेबर साथियों फिरोज, इरफान, दीपक कुमार, शाहबाज खान के साथ मिलकर चोरी की है और इन शीटों को उन्होंने जयपुर नेशनल हाईवे पर दूदू मोखमपुरा के मध्य रमेश कबाड़ी को बेचा है। इस पर रमेश कबाड़ी को गिरफ्तार करके उसके यहां से रेलवे की 201 शीटें बरामद कर ली गई। साथ ही रमेश ने बताया कि उसने आधे से ज्यादा माल शाहपुरा में बंटी पालीवाल को बेचा है। इस पर भी बंटी पालीवाल को शाहपुरा से गिरफ्तार कर बची हुई स्टील की 249 शीटें बरामद कर ली गई है। इस तरह से RPF ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुछ ही दिनों में चोरी की गई 450 शीटों को बरामद करने के साथ ही चोरों और चोरी का माल खरीदने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस कारखाना में जो यहाँ के SSC हैं उन्होंने बताया कि उनकी जो स्टेनलेस स्टील की शीट हैं वो चोरी हो गई हैं। 27 तारीख में उन्होंने बताया था, जिस पर CCTV फुटेज वगैरह चेक की गई, सारा एनालिसिस किया। उसमें ये पाया गया कि यहाँ पर जो रेलवे का मटेरियल लेके आता था ट्रोला, उसी में रेलवे मटेरियल के आड़ में ही वो ये सामान चोरी छुपे उन आड़ लेकर निकल गया है, जिस पर फिर उस ट्रोले चालक को पकड़ा गया। उसी से फिर अन्य लोग जो इस चोरी में शामिल थे उन लोगों को भी पकड़ा गया। जहां उसने माल बेचा था फिर उन लोगों को उन्हें पकड़ा गया, जो कि जयपुर नेशनल हाईवे के पर स्थित थे। वहां से फिर माल की बरामदगी की गई और क्योंकि माल की बरामदगी पूर्ण नहीं हुई थी तो बाद में उससे जब पूछताछ की गई तो उसने आगे जिसको माल दिया था उससे भी उसको पकड़ा गया। अभी सारा जो रेलवे के SS सेट जो 450 नग गए थे वो सारे बरामद हो गए हैं और इसमें हमारे जो IG सर हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन रहा और हमारे जो मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय हैं उनके पूरे मार्गदर्शन में ही सारी कार्रवाई की गई और उनका बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन इसमें रहा है और उनके मार्गदर्शन से ही हम इसमें सफलता हासिल कर पाए हैं। कितने का माल होगा अंदाजन? ये 4,80,070 रुपए का माल था। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे इसके अंदर? इसमें जो ट्रोला चालक था सदीक और उसको लोड कराने पर अंदर ही जो प्राइवेट लेबर काम कर रही थी फिरोज, शाहबाज, दीपक, ये लोग यहाँ पर शामिल थे और इसके अलावा
इरफान भी इसमें शामिल था इनको लोड कराने में। कबाड़ी रमेश जो कि नेशनल हाईवे पर स्थित है वो, और क्या पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कर चुके हैं क्या ये लोग? नहीं, इससे पहले का यहाँ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको कि फुटेज वगैरह आई कुछ? फुटेज वगैरह ये है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से ही सारी जानकारी हमने ज्ञात करी थी कि कैसे स्टार्टिंग कैसे इस घटना की हुई थी। कब की घटना है? ये घटना जो है 27 तारीख से पहले की है और करीबन 10-15 दिन तक इन्होंने लगातार धीरे धीरे रेलवे का जो सामान जा रहा था ऑन रिकॉर्ड उसी के आड़ में की थी। आज जेलन मेडिकल कॉलेज में भंडारी परिवार ने महावीर इंटरनेशनल के सहयोग से परिवार की एक सदस्य का देहदान किया है, जिनका नाम प्रसन्न कंवर है। उनके देह त्यागने के बाद उनका मृत शरीर का देहदान किया गया है। उनके पुत्र ने जानकारी देकर बताया कि उनकी माता की यह इच्छा थी कि उनके देह का किसी उपयोगी कार्य के लिए दिया जाए और उनकी इच्छा अनुसार आज उनका देहदान किया गया है, जिसके बाद जेलन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल सामारिया ने भंडारी परिवार का धन्यवाद दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माता पूरे अपनी उम्र में पूरे समय धर्म ध्यान करती रही, समाज सेवा करती रही और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे मृत्यु के उपरांत मेरा देहदान किया जाए। जब अब ये मैंने सोचने में थोड़ी देर कर दी, कल ही मेरे दिमाग में और मेरे परिवार के दिमाग में आया, तो हमारे विनोद जी हैं, उन्होंने फटाफट ये कार्यक्रम करवाया और जो भी संस्था ने ये कार्य किया मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महावीर इंटरनेशनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और जैसी ज़िंदगी मेरी माँ ने जी उनका फल उनको आज हमने दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ। क्या नाम माता जी, क्या उम्र होगी? माता जी मेरी 91 ईयर्स, प्रसन्न कंवर भंडारी। मेरे पिताजी का देहांत भी 1983 में एक आगजनी हो गई थी, उनको बचाने के चक्कर में उनका भी देहांत 1983 में हुआ। हम पहले तो कृष्णगंज में रहते थे, आजकल हम छतरी योजना वैशाली नगर में रहते हैं। आज हमारे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में देहदान दिया गया है। देहदान करने वाला भंडारी परिवार है जो कि हमारी वैशाली नगर स्थित इनका निवास है। प्रसन्न कंवर जिनकी देह को दान किया गया है कॉलेज को, जो कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट और चिकित्सा जगत में पढ़ाई में बहुत काम आता है। बहुत सारे काम होते हैं, चिकित्सा जगत के नए आयाम सीखने को मिलते हैं। इन बॉडी से हमारे जो नए छात्र आते हैं मेडिकल के, बॉडी के एक एक पार्ट्स को जानते हैं। मसल्स क्या होती हैं, नर्व्स क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है, किस आर्किटेक्चर क्या होती है, क्या डिजीज़ हो सकती है, कैसे आते काम करती है, कैसे ब्रेन काम करता है, किडनी कैसे होती है, इन सब की विस्तृत जानकारी एनाटॉमी विभाग से ही मिलती है। बेसिक जो अगर अच्छा होगा तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसके लिए देहदान बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे के बाद जो भी बुज़ुर्ग हैं ऐसे देहदान देते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, ताकि हमारे जो आने वाले युवा पीढ़ी हैं, चिकित्सक हैं, वो अच्छा सीख सकें कि किस तरह से हम बॉडी की संरचना को जानें और आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सकें, उनको अच्छी चिकित्सा की सुविधा दे सकें। अच्छी जानकारी होगी तो सर्जरी अच्छी कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि कैसे हम बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हमारे चिकित्सा जगत में किया जा सके। शरीर रचना विज्ञान बहुत ही अच्छा ज्ञान देता है स्टूडेंट को और हमारे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होता है कि देहदान दिया जाए। देहदान के अलावा एक दान और महादान होता है, अंगदान। उसके लिए भी मैं सभी से प्रेरित करूंगा क्या अंगदान महादान के रूप में आप आगे आएँ। अंगदान भी किसी विषम परिस्थितियों में दुर्घटना होती है तो उसके ऑर्गन काम करते रहते हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, आँखें हैं, ये सभी और 9 तरह के ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं। देहदान के अलावा अंगदान में ही भागीदार बनाएं, लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि वो 2 जनों की जान, कम से कम हम 9 जनों की जान बचा सकते हैं उससे। तो अंगदान भी एक बहुत अच्छा दान होता है, तो उसके लिए सभी को प्रेरित करें जैसे आज देहदान किया है। महावीर इंटरनेशनल हमेशा अग्रिम रहता है, हमारे यहाँ कॉलेज को 30 बॉडी समर्पित कर चुका है। आज इनकी 30वीं बॉडी इन्होंने समर्पित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे महावीर इंटरनेशनल में सोगानी साहब हैं, कदमचंद जैन साहब हैं, हमारे सभी कर्मचारी हिंदू जैन जी हैं,
और जितने भी महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारी हैं उन सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी तरह हमारे साथ सहयोग करते आए हैं महावीर इंटरनेशनल, जो कॉलेज में देहदान ही नहीं अपितु बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भागीदार बनने रहते हैं और हमेशा गाइड करते रहते हैं कैसे इस अस्पताल का अच्छा हो, लोगों को हम अच्छी सेवा दे पाएँ। इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आरजेएस भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित हुए निकटवर्ती ग्राम बासेली निवासी भागचंद पवार का सोमवार को मालिया नवयुवक मंडल समिति पुष्कर द्वारा माला में साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। पुष्कर के माली मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए नव चयनित आरजेएस भागचंद पवार ने कहा कि निरंतर प्रयास और निर्धारित लक्ष्य द्वारा ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज से आजाद पार्क में 4 दिवसीय छठ पूजा कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसमें आज नहाय खाए से शुरुआत होकर 8 तारीख को सूर्योदय के साथ इस पूजा का समापन होगा। जैसे कि आज नहाय खाए की शुरुआत हो रही है तो कल 6 तारीख को खरना का कार्यक्रम होगा। इसके पश्चात 7 तारीख को सूर्यास्त के समय अर्घ दिया जाएगा, जिसको लेकर आजाद पार्क में स्थित कुंड में सफाई की जा रही है। साथ ही 8 तारीख को प्रातः सूर्योदय को अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाएगा और आजाद पार्क के बाहरी प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। हाँ, आज यहाँ आजाद पार्क में हम लोग हर साल की तरह इस साल भी छठ की तैयारी कर रहे हैं, और जो कि नगर निगम के सहयोग से हर साल होता आ रहा है। आज छठ पूजा का पहला दिन है। 4 दिवसीय पर्व में आज जो है पहला दिन है, जिसको नहाए खाए के रूप में बोला जाता है। आज से छठ पूजा की शुरुआत इस तरीके से होती है कि घर में सभी लोग पवित्र होकर के नहा धो करके उसके बाद ही खाना वगैरह बनाया जाता है, और आज से सात्विक खाना जो भी होता है वो चालू हो जाते हैं। और कल का दिन जो है वो खरना जिसको बोला जाता है, जिसमें भगवान सूर्य को और छठी माता को घर पर ही पूजा करके उनके लिए प्रसाद बना करके अपने इष्ट मित्र जो भी होते हैं आस पड़ोस को खिलाया जाता है। उसके बाद 7 तारीख को यहाँ पे आज़ाद पार्क में आकर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके यहाँ पे पूजा करेंगे, और फिर वापस पुनः 8 तारीख को प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इस पूजा का समापन किया जाएगा। यहाँ पे तैयारी किस प्रकार की चल रही है आज यहाँ पे जो तैयारी चल रही है, यहाँ पे हम लोगों ने पिछले कई दिनों से यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ़ सफाई, कुंड की साफ़ सफाई की गई है। मूर्ति विसर्जन के बाद यहाँ पे कुंड में कुछ मलबा वगैरह जो रहता है वो हमारे साथियों और निगम के सहयोग से यहाँ पर निकाल करके सफाई कराई जाती है, और उसके बाद कुंड के में यहाँ पे निगम के सहयोग से ही पानी भरवाया जाता है, जो कि अभी आप देख रहे हैं, अभी पानी इसमें डाला जा रहा है। श्री खंडेला वैश्य तीर्थ स्थान ट्रस्ट द्वारा खंडेला रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका अजमेर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य सीकर स्थित खंडेला धाम के प्रति समाज के बंधुओं में आस्था जागृत करना और खंडेला धाम की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। आपको बता दें कि ये यात्रा पूरे भारत में निकाली जाएगी। भगवान के मंदिर में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। ये यात्रा एक ये मार्गदर्शक है कि हमारा समाज एक है और एक रहेगा। खंडेला धाम
हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। ये खंडेलवालों का एक स्थान है जो 2004 से निरंतर इसमें कार्य होता आ रहा है और बराबर हो रहा है। इसके लिए इसके मैनेजिंग ट्रस्टी पुरुषोत्तम जी, इसके जो चेयरमैन हैं गुप्ता साहब, आरसी गुप्ता साहब, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, सभी साथियों को साथ लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इसलिए ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। जय श्री कृष्णा। कालीचरण खंडेलवाल। ये यात्रा है, समाज के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने का हमारा संकल्प है। प्रत्येक परिवार को खंडेला धाम के बारे में जानकारी देने का है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी गोत्रों की कुलदेवियाँ के मंदिर खंडेला धाम में स्थित हैं। तो पहले पूर्व में किसी को भी पता नहीं था कि कहाँ पे हमारी माताओं का मंदिर है। उन माताओं के मंदिर की खोज खंडेला धाम के मैनेजिंग ट्रस्टी से पुरुषोत्तम जी गुप्ता ने की है और उसके बाद में सारे मंदिर बनाए हैं और बना करके आज उनका सारा मंदिर ओम आकृति में बना हुआ है। और आज बद्रीनाथ धाम भी बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। जैसे ओरिजिनल जो बद्रीनाथ धाम है वैसा ही मंदिर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अतिशीघ्र उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा हमारा जो संकल्प है वो ये है कि बाकी 3 धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश का मंदिर वो भी निर्माण किया जाएगा। 3 साल का हमारा टारगेट है कि 3 साल में कंप्लीट धाम का एक जो भी हमको वो करना है, डेवलप करना है, वो करेंगे। जो खाली ज़मीन है उसको भी हमने जो लैंडस्केपिंग करवा करके बढ़िया मतलब है जो उसका। खंडेला धाम कहाँ पे स्थित है? खंडेला धाम जयपुर से 100 किलोमीटर जयपुर सीकर नेशनल हाईवे पे पलसाना आता है। पलसाना से रोड करता है खंडेला के लिए, उसमें 16 किलोमीटर जा कर के परिचय आपको। रथ यात्रा श्री खंडेलवाल वैश्य तीर्थस्थान ट्रस्ट खंडेला धाम खंडेला से रथ यात्रा प्रारंभ हुई और श्री माधोपुर होते हुए आज किशनगढ़ और किशनगढ़ से अजमेर पहुंची है। हमारा पूरे देश में खंडेला धाम रथ यात्रा ले जाने का कार्यक्रम है और इसका शुभारंभ 7 सितंबर को हो गया था, पर बारिश के कारण हम नहीं जा पाए थे आगे। अब आज से ये कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है और दूसरे चरण में हम पहले किशनगढ़ गए और आज यहाँ अजमेर आए हैं। कल ब्यावर और जोधपुर जाने का कार्यक्रम है और शीघ्र ही हम पूरे भारत को 3, साढ़े 3 महीने, 4 महीने में पूरा कवर कर लेंगे। और खंडेला धाम के प्रति जो लोगों में आस्था जगाने का कार्यक्रम है, लोगों को जानकारी देने का कार्यक्रम है, वो हमने हाथ में लिया है और उसको हम पूरा करके सब लोगों को बता के कि खंडेला धाम बना है, अपना उद्गम स्थल खंडेला है। वहाँ पर अपने सभी 37 देवियों के कुलदेवियों के मंदिर हैं और भगवान गणेश जी, शिव जी, माँ गंगा, माँ सरस्वती, काल भैरव और संत सुंदरदास जी, संत बलरामदास जी, हनुमान जी, गणेश जी, मतलब सारे मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पर आप लोग पधारिए। बड़ा 1 लाख स्क्वायर फीट में इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य हमारे समाज में जो हमारे बंधु हैं, समाज बंधु, वो लोग खंडेला से परिचित नहीं हैं, तो उनको ये आभास कराने कि भाई हमारा उद्गम स्थल खंडेला है और वहाँ पर हम समाज ने ये तीर्थ स्थान बनाया है। 52 बीघा ज़मीन में खंडेलवालों के राजौरिया परिवार ने करीब 48 बीघा ज़मीन दान में दी है। उसके अलावा 4 बीघा ज़मीन ट्रस्ट ने खरीदी है। तो इस पूरी बड़ी ज़मीन पर अपना खंडेलवाल समाज का बड़ा भव्य और विशाल अपना धाम बना है। वहाँ पर सब लोग पधारिए, देखिए, आइए और अपनी कुलदेवियों के दर्शन कीजिए। ये विश्व में कहाँ पे जाएगी ये यात्रा? ये विश्व में तो नहीं जाएगी, अभी भारत में जाने का है। उसके बाद में फिर हम विश्व में भी करेंगे। हर एक देश में जहाँ जहाँ हमारे खंडेलवाल समाज के बंधु हैं, लगभग सभी 100 देशों में हमारे लोग हैं, उनमें हम जाने का प्रयास करेंगे। जितना भी जा सकते हैं उतना जाएंगे और खंडेलवाल धाम जो है उसको लोगों के मन तक पहुंचाएंगे, लोगों के जुबान पे लाएंगे और वो लोग आवें, अपने साल में कम से कम 1 बार आवें और अपने आस्था का केंद्र बने, वो ऐसा हम प्रयास करें। इस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? इस यात्रा में हम पूरा खंडेलवाल समाज को शामिल किया है, लेकिन हम जो खंडेला धाम से चले हैं वो अलग अलग टीम चली है। यहाँ पर 10 लोग आए हैं, आगे हम फिर 12 लोग जाएंगे, फिर 15 लोग जाएंगे, फिर 4 लोग जाएंगे, फिर 6 लोग जाएंगे, अलग अलग टीम बन के
और हम अलग अलग जगह जाएंगे। ये यात्रा पहली बार निकाली गई है? पहली बार निकाली गई है, पूरे हमारे खंडेलवाल समाज के इतिहास में पहली बार ये यात्रा निकली है। परिचय आपका? मेरा परिचय है, मैं पुरुषोत्तम गुप्ता, संयोजक संचालक मंडल है, मैनेजिंग ट्रस्टी खंडेला धाम। चौथ मंगलवार के मौके पर निकटवर्ती तीर्थ स्थल सुधाबाई में भूत प्रेत मुक्ति मेला भरा गया। इस अवसर पर अदृश्य शक्तियों से राहत पाने की चाहत में सैकड़ों आस्थावान पीड़ितों ने चमत्कारी गया कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से देर शाम तक सुधाबाई स्थित गया कुंड में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहेगा। गया कुंड के पुरोहितों राजाराम पीला महाराज ने बताया कि चौथ मंगलवार के दिन स्वयं गया माता इस सतयुगी गया कुंड में विद्यमान रहती है तथा इस दिन कुंड में स्नान करने मात्र से पीड़ितों को अदृश्य शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। चौथ मंगलवार के उपलक्ष्य में गया कुंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान करके अपने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान भी किया। ये गया कुंड सुधाबाई नामक तीर्थ है, ये सतयुगी तीर्थ है। यहाँ पौराणिक काल से ही पितृकर्म, देवकर्म, पिंडदान, त्रिपिंडी, नारायण बलि आदि क्रियाएं की जाती है। मृत प्राणियों के प्रति किया जाने वाले कार्य गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, पुष्कर में होते हैं। उसी के तहत ये गया कुंड है। यहाँ चतुर्थी और मंगलवार को माता जी का प्राकट्य दिवस है। मंगला चतुर्थी को 24 घंटे श्री गया माता यहीं विराजमान रहती है। और आज के पूर्व समय में भगवान रामचंद्र जी भी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए इसी तीर्थ पे आए थे। और मान्यता है कि यहाँ तीर्थ में स्नान, पिंडदान, दान तर्पण करने से अक्षय गुना फल मिलता है और दिवंगत प्राणी को उत्तम लोक और मोक्ष की प्राप्ति है। आपका नाम? पंडित ईश्वरलाल परास। नमस्कार। सबसे पहले तो जय श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की। मेरा नाम है लखन पालाश है और आज का ये विशेष मेला रहता है चौथ मंगलवार, जिसमें देव कार्य, पितृ कार्य, प्रेत कार्य, अधोगति जो मर जाता है, अकाल मौत जो मर जाता है, जिसकी गति नहीं होती है, नौ औलाद जो मर जाता है, 7 पुस्तों में जिसकी गति नहीं होती है, उसकी मोक्ष यहाँ मिलती है। यहाँ राजा रामचंद्र जी ने अपने पिताजी के दशरथ जी के पिंडदान दिए थे। क्या क्या विशेष रहता है आज के दिन? विशेष यही रहता है कि आज के दिन जो भी मनोकामना होती है यात्री की और जो भी तकलीफ होती है वो सब तकलीफ दूर होती है आज के दिन। ये विशेषता आज के दिन है। राज और गया माता आप सबका मंगल करे। आज गया कुंड सुधाबाई के अंदर चौथ तिथिवार मंगलवार के दिन संपूर्ण रूप से गंगा जी यहीं पे विद्यमान रहते हैं। आज के दिन भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री महात्मा श्री राजा दशरथ जी के बालू मिट्टी के पिंडदान किए, जिनसे उनकी मोक्ष हुई और राजा दशरथ जी अति प्रसन्न होकर भगवान श्री राम को आशीर्वाद को प्रदान किया। उसी के अनुसार आज भी यहाँ का लेख पद्म पुराण में है और आज भी यात्री लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं जिसमें तकलीफ होती है, जो अपने पूर्वजों की अधोगति गए हुए की मोक्ष करवानी होती है, वो यहाँ पर आके पिंडदान करके कर्म करके मोक्ष मुक्ति करवाते हैं और अपने घर परिवार में बढ़ोतरी और आनंद मंगल पाते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ और SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारी की संयुक्त बैठक अम्बेडकर भवन में आयोजित की गई, जिसमें SC/ST एसोसिएशन के कारखाना सचिव विनोद चौहान ने कहा कि कर्मचारी संघ को मान्यता मिलने वाली है और पूर्व मान्यता प्राप्त संगठनों के तख्त ताज पर ताला लगने वाला है। परिवर्तन निश्चित है और केंद्रीय नेतृत्व के साथ है। संगठन के विनोद चौहान और कर्मचारी संघ के तरुण वर्मा ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि संयुक्त प्रचार प्रसार रैली और गेट मीटिंग की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनीत जैन ने राष्ट्र हित में सभी संगठनों को एक मंच पर आने की बात कही। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, आज कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी हमारे कार्यालय में पधारे। इस प्रांगण में आप सभी का और हमारे मेरे पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, जैसा कि पता है कि आगामी 3, 4, 5, 6 को दिसंबर को मान्यता के चुनाव होने जा रहे हैं रेलवे में और हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्णय 1 अक्टूबर को ये संयुक्त रूप से पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि हमें रेल हित, कर्मचारी हित, राष्ट्र हित और संगठन हित में कर्मचारी संघ का हमें समर्थन करना चाहिए। ऐसा लिखित में सभी पूरे देश के जो हमारे पदाधिकारी थे उन्होंने निर्णय लिया और उसी निर्णय के अनुपालन में आज जब हमारे कर्मचारी संघ के पदाधिकारी साथीगण पधारे तो मैं आपको अजमेर कारखाना की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हमें निर्देश मिले हैं, हम निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, तन मन धन से आपके साथ खड़े और निश्चित रूप से हम इस मान्यता के चुनाव में कर्मचारी संघ को आगे बढ़ाने का या मान्यता दिलाने का काम करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। मैं विनोद चौहान, कारखाना सचिव, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।